मैं जयदेव वांडे, पद नाम सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम सर्वोदय इंटर कॉलेज खुदौली जौनपुर। दिनांक 25/5/2020, कक्षा 12, विषय गणित, समय 28 मिनट। आज हम लोग कुछ राशियों के बारे में जानकारी लेंगे। प्रायः दैनिक जीवन में कुछ राशियों की चर्चा होती रहती है, जैसे 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पश्चिम, 4 मीटर, 4 मीटर उत्तर पश्चिम। यहाँ 4 उदाहरण दिए गए हैं। चारों में पहले में 4 किलोमीटर लिखा गया है, संख्यात्मक मान या परिमाण 4 है। दूसरे में 4 किलोमीटर पश्चिम दिया है, यहाँ संख्यात्मक मान परिमाण 4 है और दिशा पश्चिम है। इसमें दिशा भी दी गई है, जिसे हम सदिश राशि कह सकते हैं, क्योंकि सदिश दिशा सहित, अदिश जिसमें दिशा न हो। थर्ड में 4 मीटर केवल संख्यात्मक मान 4 है, अतः हम इसे अदिश राशि कह सकते हैं। चौथे उदाहरण में 4 मीटर उत्तर पश्चिम, संख्यात्मक मान 4, दिशा उत्तर पश्चिम, यह हमारा सदिश राशि है। इस प्रकार हम लोग आज सदिश बीजगणित की जानकारी प्राप्त करेंगे। सदिश बीजगणित में हम बीजगणित संक्रियाओं का उपयोग करेंगे। सदिशों का सदिशों के साथ योगफल, सदिशों का सदिशों से अंतर, सदिश एक अदिश का सदिश से गुणनफल तथा इनके सामान्य गुणधर्म की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राशियों का डिवाइडेशन कर लेते हैं। राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशियां, दूसरी सदिश राशियां। अदिश राशियों में केवल परिमाण होता है, सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। यहाँ हमने कुछ उदाहरण दिया है, जैसे द्रव्यमान 10 केजी, दूरी 2 मीटर, आयतन 6 लीटर, चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इन सभी उदाहरणों में केवल हमें परिमाण की जानकारी मिलती है, दिशा की जानकारी नहीं प्राप्त होती, इसे हम अदिश राशियाँ कहेंगे। हम यहाँ देखते हैं 2 मीटर पश्चिम, जिसमें परिमाण 2 के साथ साथ दिशा की भी जानकारी हो रही है, इसे हम विस्थापन कहेंगे। और 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व वेग है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा, पूर्व दिशा की भी जानकारी है। नेक्स्ट हमारा बल है 10 न्यूटन पूर्व की दिशा में। तो हम इन तीनों उदाहरणों में देखते हैं 2 मीटर पश्चिम, 10 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व, 10 न्यूटन पूर्व। इन तीनों में हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी हो रही है, इसलिए हम विस्थापन, वेग और बल को जो है सदिश राशि कहेंगे। आइए हम लोग देखते हैं निम्नलिखित मापों को अदिश तथा सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। इसमें पहला है 15 केजी, दूसरा 5 किलोमीटर पूर्व, तीसरा 40 डिग्री और चौथा है 20 मीटर प्रति सेकेंड। अदिश राशियाँ हम देखेंगे 15 केजी, 40 डिग्री और 20 मीटर प्रति सेकेंड है। सदिश राशियाँ केवल 5 किलोमीटर पूर्व है, क्योंकि इसमें जो है हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। निम्नलिखित को अदिश तथा सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। पहला हमारा है समय, दूसरा दूरी, तीसरा बल, चौथा वेग। अदिश राशियों के अंतर्गत हमारा समय आ जाएगा, दूरी आ जाएगी, सदिश राशियों के अंतर्गत बल, और क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जानकारी होती है। संकल्पना हम लेते हैं। एक त्रिविमीय तल। त्रिविमीय तल के बारे में आप लोगों को बताया गया है, जिसमें 3 तल हों, एक्स, वाई और जेड प्लेन। इसमें एल कोई सरल रेखा है, तीर के निशान से इसे
दो दिशाएं प्रदान की जा सकती हैं। एक दिशा हम इस तरफ लगा सकते हैं या इसकी दिशा नीचे की तरफ लगा सकते हैं। तो अगर हम इसकी दिशा लगा देंगे तो यह एक दिष्ट रेखा बन जाएगी। क्लियर? यह हमारी जो रेखा है यह दिष्ट रेखा बन गई। इन दोनों में से निश्चित दिशा वाली कोई रेखा दिष्ट रेखा कहलाती है। यदि हम यल को रेखाखंड AB तक प्रतिबंधित कर देते हैं तब दोनों में से किसी एक दिशा वाली रेखा यल का परिमाण निश्चित हो जाता है। इस प्रकार हमें दिष्ट रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। हम चाहे इसको एक रेखाखंड AB से प्रतिबंधित कर देते हैं तो हमें एक दिष्ट रेखाखंड प्राप्त हो जाता है। इस दिष्ट रेखाखंड में हम देख रहे हैं दिशा की भी जानकारी है और इसके परिमाण AB की भी जानकारी है। इस प्रकार दिष्ट रेखाखंड में हमें परिमाण और दिशा दोनों मिल जाता है। तो सदिश राशियों की परिभाषा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसी राशियां जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। पिछली आकृति में हमने दिखाया है दिष्ट रेखाखंड सदिश होता है, इसे सदिश AB या सदिश A पढ़ते हैं। बिंदु A जहाँ से सदिश AB प्रारंभ होता है प्रारंभिक बिंदु कहलाता है। वह बिंदु B जहाँ पर सदिश समाप्त होता है वह अंतिम बिंदु कहलाता है। किसी सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी सदिश का परिमाण या लंबाई कहलाती है। इसे हम मापांक परिमाण वेक्टर AB या वेक्टर A का परिमाण से निर्दिष्ट करते हैं या इसे मापांक परिमाण वेक्टर AB या परिमाण वेक्टर A से निर्दिष्ट किया जाता है। तीर की दिशा सदिश की दिशा को प्रदर्शित करती है। आइए हम लोग स्थित सदिश की चर्चा करते हैं। त्रिविमीय तल की आप लोगों की जानकारी हो गई है। में मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0 0 है के सापेक्ष एक बिंदु P लिया गया है जिसके निर्देशांक x y z हैं। तब सदिश OP जिसका प्रारंभिक बिंदु O तथा अंतिम बिंदु P है तो OP को O के सापेक्ष स्थित सदिश कहेंगे। O और P को मिलाया OP मिल गया हमें। इस OP को वेक्टर R लिख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि OP का प्रारंभिक बिंदु O है जिसके निर्देशांक हमारे जिसके निर्देशांक हमारे 0 0 0 हैं तथा अंतिम बिंदु इसका P है जिसका निर्देशांक x y z है। आप लोगों को त्रिविमीय तल में बताया गया है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, जहाँ x1 y1 z1 प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक हैं तथा x2 y2 z2 अंतिम बिंदु के निर्देशांक हैं। इस प्रकार हम OP का परिमाण OP वेक्टर का निकाल सकते हैं √(x - 0) का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर आर इक्वल टू √x² प्लस y² प्लस z²। दिक कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन की चर्चा करते हैं। एक बिंदु Pxyz की स्थित सदिश वेक्टर OP अथवा वेक्टर R द्वारा x, y और z अक्ष की धनात्मक दिशाओं के साथ बनाए गए कोण क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा दिशा कोण कहलाते हैं। तो हमारा पोजीशन वेक्टर OP है, यह x अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बना रहा है तथा y अक्ष की धन दिशा से
बीटा कोण बना रहा है तथा जेड अक्ष की धन दिशा से गामा कोण बना रहा है। इस अल्फा बीटा गामा को हम दिशा कोण कहते हैं क्योंकि धनात्मक दिशाओं से लिया गया है। हम OA को x ले सकते हैं, OB को y ले सकते हैं और OC को z ले सकते हैं। हम AP को मिलाया, BP को मिलाते हैं, CP को मिलाते हैं तो कोण A 90 डिग्री होगा, कोण B 90 डिग्री होगा, कोण C 90 डिग्री होगा। तो हमारा दिशा कोण हुआ अल्फा बीटा गामा। इन कोणों का कोसाइन मान कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा सदिश r के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। सामान्यतः इनको हम क्रमशः LMN से प्रदर्शित करते हैं या यह LMN से प्रदर्शित किया जाता है। अब हम समकोण त्रिभुज OAP से देखते हैं कास अल्फा इक्वल टू OA अपान OP, जहाँ हमारा A संपूर्ण है, x अपान r, जहाँ r को हम वेक्टर r के परिमाण के रूप में लिखते हैं। इसी तरह से हम समकोण त्रिभुज OBP में कास बीटा इक्वल टू y अपान r प्राप्त करते हैं। समकोण त्रिभुज OCP से कास गामा इक्वल टू z अपान r प्राप्त होता है। तो L इक्वल टू कास अल्फा इक्वल टू x बाई आर, यहाँ से x इक्वल टू r कास अल्फा, या m इक्वल टू कास बीटा इक्वल टू y अपान r, y इक्वल टू r कास बीटा, n इक्वल टू कास गामा इक्वल टू z अपान r, या z इक्वल टू r कास गामा। अतः P बिंदु के निर्देशांक x y z को हम लिख सकते हैं P r कास अल्फा, r कास बीटा, r कास गामा, या P के निर्देशांक हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं P LR MR NR। अब हम देखते हैं कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो L का मान कास अल्फा, M का मान कास बीटा और N का मान कास गामा होता है। तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा। कास अल्फा, कास बीटा, कास गामा की वैल्यू हम रख देंगे x अपान r का होल स्क्वायर प्लस y अपान r का होल स्क्वायर प्लस z अपान r का होल स्क्वायर। हम कैलकुलेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपान r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपान r स्क्वायर आर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपान r स्क्वायर। वी नो दैट r इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, जहाँ r दिए गए वेक्टर का परिमाण है तो r स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह हम r स्क्वायर लिख सकते हैं। r स्क्वायर को खत्म कर देगा, आएगा 1। तो हम इस प्रकार से देखते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, या कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर का मान होगा 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, जहाँ सदिश OP द्वारा क्रमशः x y तथा z अक्ष दिशा कोण है। हम जानते हैं कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। हमें ये भी पता है कास स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कास स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकते हैं। तो बायां पक्ष हमारा हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 3 माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। पक्षांतर करेंगे तो बाईं तरफ मेरा आएगा, बाएं पक्ष में माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और दाहिने पक्ष में आएगा 1 माइनस 3। तो हमारा आएगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू -2। दोनों तरफ माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं या पक्षांतर कर सकते हैं, तो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होती है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 2 होती है। जहाँ अल्फा बीटा गामा क्या है, दिए गए वेक्टर का एक्स वाई तथा जेड अक्ष से की धनात्मक दिशाओं से बनाया गया कोण है। आइए हम एक आध क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया गया हमें कि एक्स वाई और जेड अक्षों के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हल एक्स अक्ष एक्स वाई तथा जेड अक्ष से 0 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाता है। अल्फा की वैल्यू हुई 0, बीटा की वैल्यू हुई 90 डिग्री, गामा की वैल्यू हुई 90 डिग्री। तो एक्स अक्ष का दिक कोसाइन हुआ कास अल्फा कास बीटा कास गामा, कास 0 प्लस कास 90 डिग्री प्लस कास 0 डिग्री कास 90 डिग्री कास 90 डिग्री, ये हो गया 1 0 0। इसी तरह से वाई अक्ष एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ 90 डिग्री 0 डिग्री 90 डिग्री का कोण बनाता है। अतः वाई अक्ष की दिक कोसाइन हुई कास अल्फा कास बीटा कास गामा, कास 90 डिग्री कास 0 डिग्री कास 90 डिग्री। कास 90 डिग्री की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 1, कास 90 डिग्री की वैल्यू 0। तो y अक्ष का दिक कोसाइन हुआ 0 1 0। इसी प्रकार हम z अक्ष को देखते हैं। तो z अक्ष एक्स वाई और z अक्ष के साथ 90 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ अल्फा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान 90 डिग्री तथा गामा का मान 0 डिग्री है। अतः z अक्ष का दिक कोसाइन कास अल्फा कास बीटा कास गामा हुआ कास 90 डिग्री कास 90 डिग्री कास 0 डिग्री 0 0 1। अब हम लोग सदिशों के प्रकार की जानकारी करना चाहेंगे। सदिश कितने प्रकार के होते हैं, इनका जो है कुछ उदाहरण भी देखेंगे। पहला शून्य सदिश है। एक सदिश जिसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समपाती होते हैं शून्य सदिश कहलाते हैं। ऐसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु भी वही हो अंतिम भी बिंदु वही हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में दिखाया गया है, यह जो है एक शून्य सदिश कहलाएगा क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु भी ये है और जो है इसका अंतिम भी बिंदु ए है। इसे हम वेक्टर ए से प्रदर्शित कर सकते हैं या वेक्टर बी से प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका परिमाण शून्य होता है और इसकी दिशा कुछ भी हो सकती है। मात्रक सदिश यूनिट वेक्टर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मात्रक सदिश यानी इसका परिमाण इकाई होगा। तो एक सदिश जिसका परिमाण एक मात्रक है मात्रक सदिश कहलाता है। किसी दिए हुए सदिश की दिशा में मात्रक सदिश को इसको कैप ए से प्रदर्शित किया जाता है। तो हमें कोई सदिश दिया गया है, उसकी दिशा में कोई मात्रक सदिश निकालना है, तो दिए गए सदिश में उसके हम मापांक से भाग दे देंगे तो हमें मात्रक सदिश प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमें एक सदिश दिया है वेक्टर ए, इसका अगर हम परिमाण 5 इकाई मान लें तो इसका जो है मापांक हुआ 5 इकाई
तो हमें यूनिट वेक्टर ए या ए कैप बराबर होगा वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए अपॉन 5। 5 क्या है? इसका दिए गए वेक्टर ए का परिमाण है। आइए हम लोग समान सदिश की चर्चा करते हैं। इक्वल वेक्टर, दो सदिश ए और बी यदि उनके परिमाण दो सदिश ए और बी समान होते हैं दो सदिश ए और बी समान होते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान हों। जैसे वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। यहाँ हमने दो वेक्टर जो है खींचा है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है। तो हम देखते हैं पहले वेक्टर ए का भी दिशा और दूसरे वेक्टर बी की भी दिशा सेम है और दोनों को परिमाण अगर देखा जाए तो दोनों का परिमाण भी बराबर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कोई भी वेक्टर जिनके परिमाण बराबर हों और दिशाएं समान हों समान सदिश कहलाएंगे। आइए हम लोग ऋणात्मक सदिश की चर्चा करते हैं। ऋणात्मक सदिश एक सदिश जिसका परिमाण दिए हुए सदिश ए बी के समान हो परंतु दिशा दी गई सदिश के विपरीत हो, दिए गए सदिश का ऋणात्मक सदिश कहलाता है। जैसे यहाँ हमने दो जो है वेक्टर देखा है सदिश, एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर बी ए है। अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों का परिमाण समान है लेकिन दिशाएं क्या हैं? भिन्न है। तो ए बी की दिशा और बी ए की दिशा विपरीत है लेकिन इनका परिमाण समान है। तो हम कह सकते हैं ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण समान है किंतु दिशाएं भिन्न होती हैं वो विपरीत वेक्टर भी कहलाते हैं। या किसी दिए हुए वेक्टर का हमें जो है ऋणात्मक वेक्टर प्राप्त करना है, उस वेक्टर के परिमाण के बराबर हम एक रेखा खींच लेते हैं और दिए गए सदिश की दिशा के विपरीत दिशा लगा देते हैं। यह हमारा ऋणात्मक वेक्टर हो जाता है। जैसे हमें वेक्टर ए बी दिया गया था, अब हमने क्या किया? ए बी के परिमाण के बराबर हमने ए बी रेखा खींच लिया और इसकी दिशा पहले ए से बी की तरफ थी, अब हमने इसकी दिशा बी से ए की तरफ कर दिया। तो हम बी ए को लिख सकते हैं माइनस ए बी वेक्टर। अब आती है सह अदिम सदिश जिसको हम कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल वेक्टर को हम ऐसे कह सकते हैं दो या अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो सह अदिम सदिश कहलाते हैं। तो सह अदिम सदिश में दो या दो से अधिक वेक्टरों का प्रारंभिक बिंदु एक ही होता है। जैसे हमने इस उदाहरण में दिखाया है दो वेक्टर ए बी और ए सी। तो ए बी का भी प्रारंभिक बिंदु ए है और ए सी का भी प्रारंभिक बिंदु ए है, अतः हम इसको सह अदिम सदिश कहेंगे। संरेख सदिश कोलिनियर वेक्टर्स दो या अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो संरेख सदिश कहते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं दो या अधिक सदिश यदि एक ही रेखा के समांतर हैं तो संरेख सदिश कहलाते हैं। यहाँ हम देखते हैं दो सदिश, एक डीसी है और दूसरा सदिश एडी है। ये दोनों समांतर हैं लेकिन परिमाण में बराबर नहीं। तो
ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारा संरेख सदिश है। आइए प्रश्न आकृति में हमें एक आकृति दी गई है। दी गई आकृति में सदिशों की पहचान कीजिए। हमें एक सदिश दिया है वेक्टर ए, और दूसरा सदिश दिया है वेक्टर बी, और तीसरा सदिश दिया है वेक्टर डी, और चौथा सदिश दिया हमें वेक्टर सी। इन चारों सदिशों की हम दिशाएं देख रहे हैं कि वेक्टर ए की दिशा ये है, वेक्टर बी की दिशा ये है, और वेक्टर सी की दिशा इंगित की गई है, वेक्टर डी की दिशा इंगित की गई है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले ए और डी को देखिए। ए और डी का प्रारंभिक बिंदु एक ही है। इसको अगर हम ए मान लें तो ए सी हो गया, ए बी हो गया। तो इसका प्रारंभिक बिंदु हमारा ए सी वेक्टर या ए बी वेक्टर का एक ही है, जिस दोनों का प्रारंभिक बिंदु ए है। तो ए और डी को हम सह आदिम सदिश कह सकते हैं। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं बी और डी को देखते हैं। बी और डी, बी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी डी लिख सकते हैं। तो सी डी और ए बी को देखिए, बी और डी, इनकी दिशाएं समान हैं और परिमाण भी समान हैं। इनको हम समान सदिश कह सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ, समान सदिश हो गया। अब हम बात करते हैं ए सी और बी डी की। ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, ए सी की दिशा देखिए, और ये हमारा डी बी की दिशा देखिए, या हम ऐसे कह सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर सी को देखिए। दोनों का तो परिमाण देखने में समान आ रहा है। जो ए सी का परिमाण है वही बी डी का परिमाण है, लेकिन जो है वेक्टर ए की दिशा और वेक्टर सी की दिशा में अंतर है। तो हम अगर वेक्टर ए और वेक्टर सी की बात करें तो दोनों का परिमाण बराबर है, लेकिन दिशाएं भिन्न हैं। अतः यह संरेख है, लेकिन समान नहीं है। अतः हम इसे कह सकते हैं संरेख परंतु असमान। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सदिशों के प्रकार की चर्चा की। अब हम सदिशों पर संक्रियाएं जैसे योग, अंतर और सदिश का गुणनफल अगले लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।